सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे पिछली क्लास को कंटिन्यू और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को और अच्छे से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकलता है। 7 चीजों को हमें ट्रीट करना होता है, वो हमने सीख ली थी। आज हम कंटिन्यूएशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शुरू करते हैं, तो जल्दी से देखो और अपने नोट्स को कंप्लीट करो। आज मैं तुम्हें बहुत सारी आइटम्स लिखवाऊंगा, तो उनका खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब निकालते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं किस तरीके से निकलती है। तो सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। ये हमने सीख ली है निकालनी, ये कैसे निकाली जाती है। उस नेट सरप्लस निकालो, फिर 3 पीटीआई जो जोड़ो, फिर 2 चीजें जोड़ो, 2 चीजें माइनस करो, वैसे करके। आज हम सीखेंगे आगे। आगे की क्या चीज है देखो, तो इसके अंदर आप सबसे पहले एक और काम करते हो, दैट इज एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेसिकली ऐसी आइटम्स जो ना तो कैश रिलेटेड है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम्स ही अफेक्ट करेंगी, कैश रिलेटेड जो है ही नहीं वो नहीं करेंगी, तो उनको हटाओ भाई। और नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चेक कर रहे हो, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी हटा दो। तो इसको याद रखने का तरीका होता है, आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है ऐड करते हो आप क्या क्या, ए बी सी डी आई एल, ठीक है जी। ए बी सी डी आई एल को आप ऐड करते हो। ए का मतलब क्या होता है देखो, ए का मतलब होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस। फिक्टिशियस की स्पेलिंग कोई ऐसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, मेरे को नहीं आती। फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मतलब होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कम होना या फिक्टिशियस वैल्यूज की एसेट्स की वैल्यू में कम होना, वो आप यहाँ पे लिखते हो। सपोज करो गुडविल साल की शुरुआत में 1 लाख की थी, ईयर एंड पे आते आते 80,000 की है, तो वो जो 20,000 वो अमोर्टाइज हो गई, वो यहाँ आएगी। बी से आता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। कोई भी बैड डेट्स आपने राइट ऑफ करे वो यहाँ पर आ जाएंगे। सी से आता है आपके पास क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, कि कोई भी आप प्रोविजन बनाते हो साल के दौरान में, वो आप यहां पर ऐड करोगे। डी से आता है आपके पास डेप्रिसिएशन, कि कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाई तो आप यहां पे जोड़ दोगे। आई से आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे आप ब्याज दे रहे हो, कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सभी तरीके के ब्याज आपको यहां पर ऐड करने हैं। और फिर आता है हमारे पास एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचते हो, जिसको हम पीपीई के नाम से भी जानते हैं, उनको बेचते हो तो कोई लॉस हो। या फिर एल से एक और चीज भी आती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि डिवेंचर्स को इशू करते हुए अगर कोई भी लॉस हुआ तो वो भी यहां पर आप जोड़ देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, ऐड करते हो। फिर आप कुछ चीजें माइनस भी करते हो, जैसे कि देखते हैं ध्यान से क्या क्या चीजें आप माइनस करते हो। इन्हीं का अपोजिट, जैसे अमोर्टाइजेशन का अपोजिट तो होगा एसेट को खरीदना, और एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो वो यहां नहीं आएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का अपोजिट भी नहीं आएगा। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन का अपोजिट आएगा प्रोविजन रिटर्न बैक।
रिटर्न बैक की प्रोविजन तुमने कोई राइट बैक कर लिया, कि प्रोविजन को रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे ऐड होगा, सॉरी माइनस होगा। इंटरेस्ट का होता है उल्टा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों चीजों को भी आप क्या करते हो, यहां पर माइनस कर देते हो। क्या ये कर करा के हमारा काम बन जाता है? तो मैं आपको सही सही जवाब दूं तो यहां पर भी आपका काम नहीं बनता है, अभी और भी बहुत कुछ करना है। सो यहां पर करने के बाद, इतना करने के बाद आया क्या, देखो इतना करने के बाद आया क्या, ये समझ लेते हैं। ये करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले जो भी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहां पर आ गए हैं। आराम से सारे का सारा फॉर्मेट बना लो। मैं आपको एक एक चीज का मतलब बता देता हूं। अमोर्टाइजेशन का मतलब पता चल गया, बैड डेट का पता चल गया, प्रोविजन का चल गया, डेप्रिसिएशन का चल गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा सारे बता ही दे साथ, मतलब इनका रह गया ना बस इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे, ब्याज रिसीव करोगे, तो ये माइनस इसलिए कर देते हो क्योंकि भैया वो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां नहीं आना चाहिए। सिमिलरली रेंट रिसीव्ड, सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फ्लोज होते हैं, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से यहां पे कैश आता है, इसलिए हम इनको यहां से हटा देते हैं कि ऑपरेटिंग की आइटम आप नहीं हो। फिर आया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद आप लिखते हो जितने भी आपके वर्किंग कैपिटल के चेंजेस होते हैं उनकी वजह से कैश आया या गया। बड़े ही आसान एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हो क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा, बट वो एग्जांपल हर बार अप्लाई तो होता है, लेकिन आपको पेपर में याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए आपको पेपर में याद तो रखना ही है क्या होगा, लेकिन एग्जांपल से समझा देता हूं कि कैसे होगा। एक बात बताओ आप मेरे को, अगर मैं कहूं यार साल की शुरुआत में मेरे पास डेटर्स थे, साल की शुरुआत में मेरे पास डेटर्स थे 50,000 के, साल के एंड में, ये तो है स्टार्टिंग ऑफ ईयर पे, और ईयर के एंड पे आते आते ये हो गई जी 30,000 के। शुरुआत में कितने थे 50,000 के, ईयर एंड पे आते आते कितने हो गए 30,000 के। इसका मतलब मेरे पास कैश बढ़ा होगा कम हुआ होगा, सोचो। मैं कहता हूँ साल की शुरुआत में मैंने आपसे लेने थे 50,000, ईयर एंड पे आते थे मैंने आपसे लेने हैं सिर्फ 30,000, जिसका मतलब आपने मेरे को 20,000 दे दिए होंगे। नहीं समझे मेरी बात? ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है, किसमें, करंट एसेट में। तो मतलब जब डिक्रीज होता है करंट एसेट में तो कैश आता है, इसीलिए हम यहां पर जोड़ते हैं क्या क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट, यहां पर हम जोड़ते हैं क्या, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की अपोजिट चलती है करंट लायबिलिटी, माइनस करते हो इंक्रीज इन करंट एसेट, माइनस करते हो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, कि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो आप माइनस करते हो, करंट लायबिलिटी बढ़ जाए तो आप जोड़ते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको याद कैसे रखनी है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। और यहां पे आ जाता है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद भी हमें कुछ आइटम्स को ट्रीट करना होता है, लेकिन मैं वो आपको आज नहीं सिखाने वाला हूं, अगली क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं तक आराम से हो जाएंगे, उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो अरे एक बार लिख ही लेते हैं ना, अब तो आ ही गए, क्यों आलस करना है ना, फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में आराम से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करें। लिखो भाई, लिखो भाई, घबराओ मत। इनका याद रखने का तरीका पता है क्या है, देखो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो जोड़ दो, करंट लायबिलिटी कम होगी तो घटा दो, करंट एसेट का उल्टा कर दो, कि करंट एसेट जब कम होगी तो तो जुड़ेगी, और बढ़ेगी करंट एसेट तो माइनस होगी, उल्टा कर दो। समझे? करंट एसेट से उल्टा चलते हैं हम, करंट लायबिलिटी के साथ चलते हैं हम। यहां पे चार चीजें आपको लिखनी है, वो मैं आपको बता ही देता हूं, ध्यान से देखना क्या है वो चार चीजें। माइनस टैक्स पेड, कि जो भी आपने टैक्स पे किया, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, प्लस प्लस एक और चीज, टैक्स रिफंड।
यहाँ आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आ जाता है आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 10 ही मिनट हुए, 10 मिनट में हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ लिया है। अब आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। दिख रहा है क्या भाई? अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इतना सा देखो सिर्फ, तो मिलेंगे। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखो, जब भी क्वेश्चन करोगे आपको हर चीज के आगे पहले लिख लेना है कि तू ऐड होना है, तू माइनस होना है, तू कहां जाना है। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अरे वाह, शुरुआत दे ही दी इसने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको निकालना होता है, वो इसने दे ही दिया। वेरी गुड। बाकी चीजें देखते हैं। याद होना चाहिए ए बी सी डी आई एल को ऐड करना है। अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, सी से क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, डी से डेप्रिसिएशन, आई से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एल से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अरे गेन ऐड भी करना, गेन माइनस भी करना होता है। मैं लिखा नहीं ना लॉस का उल्टा यहाँ पे, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे माइनस भी करोगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस भी होगा। अब सही है। यहां पे आते हैं वापस, तो जल्दी से देखते हैं। डी, डी कहां पर आया था? ए बी सी डी, तो इसको जोड़ना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ए बी सी डी आई पे, तो ये भी ऐड करने वाली आइटम थी। गुडविल अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइजेशन तो पहली आइटम थी, इसको भी जोड़ना है। लॉस ऑन सेल, इसको भी जोड़ना है। ए बी सी डी आई एल में एल पे आया आप। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कहीं भी आया नहीं। लॉस ऑन इशू था, याद रखना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ऐड होगा, प्रीमियम का कुछ नहीं होगा। खास ध्यान रखना है, इसका कुछ नहीं होगा पूरी सीएफएस में। नहीं, सीएफएस में आगे जरूरत पड़ सकती है ना, अभी कुछ नहीं होगा ऑपरेटिंग में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड माइनस करें हमने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल हमने माइनस करना है। दैट्स इट। समझ आया? 4 चीजें जोड़नी है, 4 चीजें घटानी है। करोगे कैसे देखो, निकालना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो शुरुआत करते हैं हम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना दे रखा है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जल्दी बताइए। 2,23,500 क्वेश्चन नहीं दे दिया। 2,23,500 क्वेश्चन नहीं दे दिया, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें जोड़नी है, जैसे कि ए बी सी डी आई एल वाली 4 चीजें जोड़े। यहां पे लिखना है आपको एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। कुछ चीजों को आप जोड़ते हो, जैसे कि डेप्रीसिएशन कितनी है? 42,000, ठीक है। अगली चीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 8,400, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 8,400। और क्या है? गुडविल अमोर्टाइज 9,300, इसे भी जोड़ दोगे। गुडविल अमोर्टाइज कितना है? 9,300। फिर क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसे भी जोड़ दोगे। कितना जोड़ोगे? 9,000। ये लो जी, इसे भी जोड़ दिया। और फिर क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड को माइनस करोगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? 13,800। माइनस के आइटम्स को बेटा जी ऐसे लिखते हो। प्रॉफिट ऑन सेल को भी माइनस करोगे, 6,000। जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कर दोगे ये? कमेंट सेक्शन में आंसर बता दोगे मुझे? शाबाश। एक और सवाल करते हैं, बस आराम से समझेंगे इसको।
देखो यहां पे आपको कहता है कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पूरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है आपको। आपको दे क्या रखा है, सरप्लस दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल। अब सोचो ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं मेरी करंट एसेट, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले में जाएंगे, है ना, जहां पे हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते हैं उसी के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस दिखे जाते हैं, तो ये वहां जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, करंट लायबिलिटी, तो ये भी वहां जाएगा। गुडविल पहले कितनी थी साल की शुरुआत में 76,000, अब क्या हो गई 80,000। अगर गुडविल कम हो जाए तो उसे आप अमोर्टाइजेशन बोलते हो, बढ़ जाए तब उसको अमोर्टाइजेशन नहीं बोल सकते ना, तो ये कहीं नहीं जाएगी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं नहीं जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, करंट एसेट होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। तो चारों आइटम्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस की है। क्वेश्चन को करना कैसे है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो आप सरप्लस की हेल्प से निकालोगे नेट सरप्लस। कितना आएगा बेटा, साल की शुरुआत में से साल का एंड माइनस कर दो, 1,20,000 में से माइनस कर दो 1,10,000, कितना आ जाएगा 10,000 का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, नेट सरप्लस आया आपका नेगेटिव। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जोड़नी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी आइटम दे ही नहीं रखी। तो यही क्या है मेरा, तो यही क्या है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर, इसको आप नेट लॉस बोलोगे, है ना, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझे मेरी बात। फॉर्मेटिंग पूरी अच्छे से करनी है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने लिखा ऐसे ही आपको भी लिखना होगा। तो आप स्टार्टिंग करोगे नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 10,000 नेगेटिव लिखोगे। फिर आपको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करनी होती है, जिसमें आपको ए बी सी डी आई एल को जोड़ना होता है, बाकी चीजें माइनस करनी होती हैं। बट उनमें से एक भी चीज सवाल में दे नहीं रखी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में उनमें से एक भी चीज नहीं दे रखी, तो अब क्या करोगे, लिखना जरूर है, तो आप लिखोगे पूरा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, और यहां पे आप लिख दोगे 0, कोई है ही नहीं। तो ये क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सब करने के बाद क्या आता है, ये तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन भी आना आपके फाइनल्स में इसी तरीके का होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखेंगे हम, क्या क्या दे रखे हैं। देखो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, करंट एसेट कम हो गई, करंट एसेट कम होती है तो ऐड होती है, तो रिडक्शन इन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो माइनस होती है, माइनस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट इंक्रीज हो गई तो माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब एक एक चीज को लिखते हैं, ऐड करते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड करेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड करेंगे। कितने हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, 62 से 50 पे पहुंचे तो 12,000 से रिड्यूस हुए। जितना इंक्रीज जितना डिक्रीज हो उतना ही लिखना होता है, तो हम 12,000 को, तो हम यहां पर 12,000 ऐड करेंगे। और देखें, और माइनस की चीजें हैं हमारे पास, आउटस्टैंडिंग रेंट है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना डिक्रीज हुआ, 40 में से 24 गए तो 16, 18,000, 18,000 डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 18,000। फिर आता है आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस,
करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ गई तो माइनस होती है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करोगे, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 से बढ़ा तो 4000 माइनस कर दोगे। लास्ट आइटम देखते हैं, करंट लायबिलिटी 38 से 12 रिड्यूस हो रही है, माइनस करोगे तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तो माइनस करोगे आप डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने हैं 12000 के, 12000 से रिड्यूस हुए तो हम 12000 माइनस करेंगे। ये आया मेरे पास फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए कितना आया, और भाई -10 यही है ना? अच्छा -10 दो बार ना कर देना है ना, इसी का आंसर था ये। तो 12 और 12 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, तो 18 4 22 32 माइनस 32,000। तो आप इसको कैश फ्लो फ्रॉम ना लिख के, कैश फ्लो फ्रॉम ना लिख के आप इसको लिखोगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझे मेरी बात? अरे भाई फ्लो का मतलब होता है आया, है ना? माइनस का बैलेंस है, इसका मतलब गया, इसका मतलब कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 32,000। समझ आई सवाल कैसे आएंगे, है ना? चलो जी अब हम करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से समझेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है सर, एक चीज के आगे लिखेंगे आपको कहां पे जाना है, ठीक है? सबसे पहले है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब कि टैक्स और डिविडेंड माइनस करने के बाद, बेसिकली नेट सरप्लस की जैसी कहानी ही है, तुम नेट सरप्लस ही हो, ये नेट ही दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाता है, याद करो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड होता है सरप्लस वाली जगह पे, तो ये प्लस होता है जब आप प्रॉफिट निकाल रहे होते हो, पीबी निकाल रहे होते हो, है ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब आप निकाल रहे होते हो तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ते हो, तो हम इसको इस नाम से पुकारेंगे, इससे हमारे को आसानी होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस पी, मतलब पी वाली जगह पे प्लस करना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली जगह पे प्लस करना है, ठीक है? फिर है डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है, प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर, है ना? डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये होता है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो उसके 30 दिन के अंदर वो पे करना होता है, तो ये बन गया आपका एक तरीके से इंटरिम डिविडेंड, ये भी हम प्रॉफिट्स निकालते हुए जोड़ते हैं, ठीक है? बाकी एक बार चेक कर लूंगा मैं, होता यही है कि 30 दिन के अंदर पे करना होता है, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्लस कर दोगे आप इसको प्रॉफिट्स निकालते हुए। डेप्रिसिएशन कहां पे ऐड होता है, ABCDIL में, तो आप इसको बोलोगे प्लस कर दोगे एडजस्टमेंट्स में, है ना? एडजस्टमेंट्स के अंदर आइटम थी ना ये ऐड होने वाली, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आप डेप्रिसिएशन को जोड़ते हो, तो आप इसको प्लस करोगे एडजस्टमेंट लिख के। फिर है आपके पास लॉस ऑन सेल भी ABCDIL में ऐड होगा एडजस्टमेंट्स में। गुडविल अमोर्टाइज भी वहीं पे ऐड होगा एडजस्टमेंट्स में। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड वहां पे माइनस होता है एडजस्टमेंट में ABCDIL में, लास्ट में गेन माइनस होता है। इनकम टैक्स पेड लास्ट में माइनस होता है, याद है? लास्ट की 4 चीजें हमने माइनस प्लस की थी, तो उसके अंदर इनकम टैक्स पेड था, आप चाहे फॉर्मेट में जाकर देखना। इनकम टैक्स रिफंड 2 जगह पर आता है, प्रॉफिट निकालते हुए माइनस होता है और जुड़ जाता है लास्ट में, तो इन दोनों जगह पे आपको इसको ट्रीट करना है। सो ये सारे ट्रीटमेंट अपने को करने हैं। जो आप कैलकुलेशन करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, उसका वर्किंग बनाते हो अलग से, तो हम वो पहले यहां पे बना देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टार्टिंग में सबसे ऊपर लिखते हैं हम, यहां पर स्टार्टिंग में सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, जो मेरे को दे रखा है,
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड मेरे को दे रखा है 1 लाख का। ठीक है, इसमें आपको अब लिख रखा है क्या क्या जोड़ना है ना, पी में जोड़ना है ये और ये माइनस करना है, तो जोड़ दो। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 1,10,000, और आप जोड़ दोगे इसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और आप क्या कर दोगे इसमें इनकम टैक्स को माइनस कर दोगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना। मैंने क्या करा, पी वाली सारी चीजों को डन करा, पी वाली सारी चीजों को डन करा, समझे। ये करने के बाद आया मेरे पास 50-50 कैंसिल, तो 2,10,000। क्लियर है जी कहानी। ये क्या है मेरे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गई। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखो, हाँ बस ठीक है, यहां पर्टिकुलर्स के लिए अलग से कॉलम बना देंगे हम, ये रुपीस पर्टिकुलर्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गई मेरे पास 2,10,000 रुपए, तो 2,10,000 रुपए। अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें करना होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें से कुछ चीजें जोड़नी होती है, कुछ चीजें माइनस करनी होती हैं। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि क्या जोड़ना है क्या माइनस करना है, तो वहीं से उठाएंगे जल्दी जल्दी। जोड़ने वाली चीज ए के अंदर देखो, प्लस माइनस। ए में डेप्रिसिएशन जोड़ दो सर, 50,000 जोड़ देते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन 50,000, और जोड़ दोगे आप, ये हो गया। लॉस ऑन सेल जोड़ दोगे 20,000 का, लॉस ऑन सेल जोड़ देते हैं 20,000 का, ठीक है जी। और गुडविल अमोर्टाइज भी जोड़ देते हैं 10,000 की, तो गुडविल अमोर्टाइज जोड़ दो 10,000 की, और आप जोड़ दो गेन ऑन सेल माइनस करना है ना, गेन ऑन सेल माइनस करना है, माइनस कर दो गेन ऑन सेल 40,000, माइनस कर दोगे आप गेन ऑन सेल 40,000, तो कितना आया 50 और 20 70 और 10 80, 80 माइनस 40 हुआ 40,000। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 2,10 प्लस 40 आया 2,50,000। और अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कुछ दे ही नहीं रखे, है ना। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो एक भी नहीं थे, सिर्फ लास्ट की 2 चीजें मेरे को दे रखी, इनको मैं कर दूंगा। तो मैं कहूंगा यहां पर कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं है, तो यही मेरा क्या हुआ, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करना है 0, लेस करना है 0, 0, ये आया 2,50,000। यही क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको चीज हर एक लिखनी है, इसका नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको लास्ट की 2 चीजों को प्लस माइनस करना है, एक प्लस करनी है, एक माइनस। टैक्स रिफंड को जोड़ना है और टैक्स पेड को माइनस करना है। टैक्स रिफंड कितना दे रखा है, टैक्स रिफंड दे रखा है भाई साहब 50,000, तो ऐड कर दोगे। टैक्स पेड कितना दे रखा है 40,000, तो माइनस कर दोगे। तो टैक्स रिफंड को अपन जोड़ेंगे 50,000, इसको माइनस करेंगे 40,000, तो ये आया 10,000, ये हुआ 2,60,000।
क्लियर है जी कहानी? सो इस तरीके से आप पूरे का पूरा सवाल करने वाले हो। ठीक है बेटा जी। तो हमने हर चीज को, जो भी चीज होगी उसके आगे लिखेंगे, आपको कहां कहां जाना है, फिर वहां वहां भेजते चले जाएंगे, ट्रीट कर देंगे। तो अब मिलेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक और लेक्चर, बस फाइनल लेक्चर होगा, एक आधा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या आई डोंट थिंक अब इतनी जरूरत है। हाँ, अकाउंट वाले क्वेश्चन की जरूरत है, करा दूंगा एक क्वेश्चन। तो करेंगे एक लेक्चर और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, फिर एक इन्वेस्टिंग का, फिर एक फाइनेंसिंग का, फिर कहानी खत्म। फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये चैप्टर भी खत्म, और लगभग सारा सिलेबस खत्म। फिर एक आधा वो छोटे मोटे चैप्टर बच गए कंपैरेटिव कॉमन साइंस, वो खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर, वहां पे भी हमसे आप बात कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप अपने पूछ सकते हो।